यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दं ननु विसंवादिप्रवृत्त्या भ्रांतिज्ञानसिद्धावपि। वहाँ से शुरू करना है। तस्य प्रातिभासिक तत्कालोत्पन्न रजतादिविषयकत्वे न प्रमाणम् देशान्तरीय रजतस्य क्लिप्तस्यैव तद्विषयत्व संभवात् इति चेत्। यहाँ पर एक पूर्व पक्ष उठता है। पूर्व पक्ष किसके ऊपर यह पूर्व पक्ष है? प्रमा के लक्षण में अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्व ऐसा लिखा है ना। तो अबाधित विषयकत्व इसका अर्थ संसार कालिक बाध विषय जो नहीं होता है। तो संसार काल में जिस पदार्थ का बाध होता नहीं वह उसको अबाधित लेना है। संसार काल हम उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञान होने के पूर्व का, अभी का काल। तो इस दशा में जिस वस्तु का बाध उपलब्ध नहीं है वह हमें अबाधित शब्द से विवक्षित है। वह लक्षण में ऐसा ही विवक्षा है। अब अबाधित शब्द से हम किसको हटा रहे हैं, किसको व्यावृत्त कर रहे हैं? तो कहेंगे शुक्ति रूप्य आदि को। शुक्ति रूप्य माने शुक्ति को देखकर जब इदम रजतम ऐसा भ्रम हो जाता है तो उस भ्रम ज्ञान में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विषय में अबाधित ऐसा विशेषण दिए हैं। अब शुक्ति रूप्य ज्ञान हम जिसको कह रहे हैं वो भ्रम ज्ञान, उस भ्रम ज्ञान का जो विषय है रजत, वह रजत तो बाधित हो जाता है, संसार काल में ही बाधित हो जाता है। तो इसलिए उसको हम अबाधित नहीं कहेंगे। इसीलिए अबाधित ऐसा अर्थ का विशेषण देने से भ्रम में प्रमालक्षण नहीं जाता, अतः अतिव्याप्ति नहीं है, ऐसा कहें। अब जहाँ भ्रम का प्रसंग आ गया ना, तो यहाँ पर भ्रम के विषय में दार्शनिकों में बहुत मतभेद है। बहुत भ्रम ही है, बहुत तो भ्रम के बारे में अत्यंत प्राचीन काल में 5 मत है, अत्यंत प्राचीन। उसके बाद अभी और भी उसमें मिला करके कुल 8 हैं। आज 8 मत है। तो उसमें आत्मख्याति ही, असत्ख्याति ही, अख्याति ही, अन्यथा अख्याति ही, अनिर्वचनीय ख्याति ही, ये 5 ख्याति भ्रम के ऊपर है। तो आत्मख्याति यह बौद्धों में जो विज्ञानवादी है उनका मत है। आत्मख्याति का क्या अर्थ है संक्षेप से कह देते हैं। वहां शुक्ति में तो रजत दिखा, शुक्ति में रजत है ऐसा नहीं दिखा रजत, लेकिन बाद में हमको पता चलता है वह रजत नहीं, वह तो शुक्ति है। अब हम रजत जो दिखा, रजत ज्ञान जो हुआ, वह ज्ञान कैसे हुआ और उस ज्ञान का विषय क्या है, वो कहाँ पर है, इसका विचार कर रहे हैं। सबको तो भ्रम होता ही है। तो भ्रम में जो भाषित हो रहा है विषय, वो चांदी कहाँ पर है? सामने है अथवा दूसरी जगह कहाँ कहीं पर है, कहाँ है? तो आत्मख्यातिवादी बोलता है वह चांदी है बुद्धि में, ज्ञान में है, बाहर नहीं है। ओके। तो अंदर है, आत्मा में है, और उसको तो हम बाहर देख रहे हैं। यही वहां पर दोष है। तो ज्ञान कैसे हुआ, कहाँ पर है वह चांदी? तो कहते हैं आत्मा माने ज्ञान में है, बाहर नहीं है, लेकिन हमने बाहर देखा, यही हमारी गलती है। तो इस तरह आत्मख्यातिवादी कहते हैं। असत्ख्यातिवादी कह रहे हैं, वो भी उसको माध्यमिक कहते हैं, वो भी बौद्धों में वो एक प्रकार है। तो वो कहता है यह असत शून्य रजत वहां भाषित हो रहा है। शून्य माने कहीं भी नहीं है, बाहर भी नहीं, अंदर भी, भीतर भी नहीं, कहीं भी नहीं।
ऐसा एक चांदी वहां दिख रहा है। तो दिखा कैसे? यही भ्रम भ्रम का भ्रम की महिमा है। तो यह असत ख्याति का, आत्मख्याति असत ख्याति, क्योंकि उसकी उपपत्ति यह है, वह पूछेगा जब भ्रम निवृत्त हो जाता है तो उसके पास जाकर के आप पूछिए, तुमने जो जिस चांदी को देखा वो चांदी कहाँ पर है, बाहर है, अंदर है? तो कहीं नहीं है, शून्य है। तो इसका अर्थ क्या होगा? वो अंदर है ये तो नहीं कहेगा ना, तो बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, तो है ही नहीं। ऐसा रजत दिखा, उसी को हम शून्य कहते हैं। तो यह असत ख्याति, असत भी उसी को कहते हैं। तो असत ख्याति यह ऐसा वो मानते हैं। अब मीमांसकों में एकदेशी प्राभाकर मीमांसक हैं, तो वो भ्रम को मानते ही नहीं, वो अख्याति, अच्छा, भ्रम ही है नहीं। तो ये क्या है, इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ ना, सामने रजत नहीं है किंतु दूसरा पदार्थ है, लेकिन इसको तो इदम रजतम ऐसा दिखा, तो यह ज्ञान इसको यथार्थ तो नहीं कह सकते। यदि भ्रमात्मक ज्ञान होता ही नहीं तो इस ज्ञान को आप क्या कहेंगे? ऐसा प्रश्न करने पर प्राभाकर कहते हैं यहाँ पर इसका एक ज्ञान नहीं है, इदम रजतम। अच्छा, हाँ, यहाँ दो ज्ञान है। दो ज्ञान कैसे? ये सामने वाला जो पदार्थ है वो सामने वाला कोई एक पदार्थ है, इदम ऐसा सामान्य रूप से यह व्यक्ति देख रहा है, आंखों से देख रहा है। जब सामान्य अंश इदम, यह सामने कुछ है ऐसा पता चल रहा है, तो उसका शुक्तित्व, यह जो विशेष धर्म है वह नहीं दिख रहा है। उसका कारण तो इसका ही दोष है। तो दोष के कारण उसका विशेष धर्म पता नहीं चल रहा है। और देखते समय वो रजत और शुक्ति दोनों का जो साधारण धर्म है, चमकीला होना, वो तो देख रहा है। तो इस सादृश्य को देखने से इसका वो संस्कार उद्भूत हो जाता है। चांदी का वाला जो संस्कार है, पहले उसको रजत देखा है ना इसके पहले, तो उसका संस्कार है मन में, वह संस्कार उद्भूत हो जाता है। तो संस्कार उद्भूत हो जाने से क्या हुआ, उस रजत का स्मरण हो जाता है। अब इस दोष के कारण यह नहीं जान पा रहा है रजत विषय में मेरी स्मृति हुई है, स्मृत्यात्मक ज्ञान है, और इदम यह हम सामने देख रहे हैं। इन दोनों का विवेक इसके पास नहीं है, इसलिए दोनों को मिला करके बोल देता है इदम रजतम, जबकि कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ दो ज्ञान है, दोनों ज्ञान यथार्थ है। इदम, यह ज्ञान तो सामने कुछ है यही न बता रहा है, ठीक ही है कुछ है। और रजत स्मरण जो हुआ, वो पहले जिस रजत को इसने देखा था उसी का स्मरण हुआ, वो भी ठीक ही है। तो इस तरह वह उस ज्ञान को दो टुकड़ों में बांट देते हैं, इदम रजतम, इदम रजतम। तो इदम यह एक ज्ञान है, रजतम दूसरा ज्ञान है, दोनों ज्ञान यथार्थ है। तो भ्रमात्मक ज्ञान ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं। यानी इसको आप प्रतिभिज्ञा टाइप का ज्ञान हो रहा है। हाँ, उसी तरह का समझे, लेकिन भ्रम तो है नहीं, भ्रम है नहीं। तो इस तरह वह अख्यातिवादी कहते हैं, प्राभाकर। तो उसके बाद नैयायिक कहते हैं, वो अन्यथा ख्यातिवादी, वह बोलते हैं भ्रमात्मक ज्ञान होता है। फिर यही प्रश्न किया जाएगा, वो रजत कहाँ पर है जो दिखा भ्रम में, वह रजत कहाँ पर है? तो कहेगा वो दूसरे जगह है, जहाँ इसके पूर्व में देखा था तो वहीं पर है। तो वहीं पर रजत है तो वह यहाँ कैसे दिख जाएगा? यहाँ रह करके कहीं पर पड़ा हुआ वस्तु को हम देख सकते हैं क्या? यह शक्ति तो हमारे पास नहीं है। तो इस दशा में कहीं दूसरी जगह जो वस्तु है रजत, उस रजत को यहाँ सामने कैसे देख सकते हैं? तो वह कहते हैं नैयायिक, इसके लिए एक सन्निकर्ष बना लिया जाएगा। आपको इंद्रिय के साथ उस विषय का एक सन्निकर्ष संबंध चाहिए, उस संबंध के द्वारा उसका ज्ञान होता है, यही नहीं चाहिए। तो संबंध तो हम ज्ञानात्मक संबंध रख देंगे, जिसको ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति ऐसा कहते हैं।
अच्छा, हाँ। तो इसका विवरण करेंगे। तो ऐसा सन्निकर्ष बन जाता है, इसीलिए वह कहीं पर स्थित रजत को वह यहाँ देख लेता है। तो इस तरह इसको अन्यथा ख्याति ऐसा कहते हैं। तो कहीं पर स्थित है, इसका क्या अर्थ है? सामने तो स्थित नहीं है, तो जहाँ वह है ऐसा समझ रहा है वहाँ पर वह नहीं है, किसी दूसरी जगह पर है, लेकिन है तो सही, वह है, कहीं तो है, लेकिन प्रकृत सामने जो जगह जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं है। तो इसीलिए वह ज्ञान अन्यथा ख्याति है, भ्रम है। यहाँ भी स्मृति के अनुसार यहाँ स्मृति के बाद भ्रम हो जाता है। स्मृति तो है, स्मृति होने के बाद कहीं रजत को देखा था, उसका स्मरण तो हुआ, लेकिन उस स्मरण के बाद इसको भी, सामने वाले पदार्थ को भी वह रजत के रूप में देखता है। तो यह जो ज्ञान है इदम रजतम, तो वह ज्ञान भ्रमात्मक है। अब अनिर्वचनीय ख्यातिवादी वेदांती, अद्वैत वेदांती होते हैं, वही बताया। हाँ, ये क्या कहते हैं, कहीं दूसरी जगह विद्यमान पदार्थ को हम सामने देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वह व्यवहित है, दूर पर है, अपने चक्षु के साथ उसका संबंध है नहीं। तो इसलिए हम ऐसा माने, जो है ही नहीं ऐसा रजत भी नहीं देख सकता, असत रजत देख नहीं सकते हैं, जो है नहीं। शशशृंग को कोई देख सकता है क्या? नहीं। तो इसी तरह असत पदार्थ को कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए यह असत नहीं। तो यहाँ पर है क्या वास्तव में? तो वास्तव में है तो कहाँ नहीं है, ऐसा बाद में पता चलता है। तो इसलिए बाध नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अनिर्वचनीय रजत। अब यह जो अनिर्वचनीय रजत है, अनिर्वचनीय रजत भ्रम काल मात्र में वहाँ उत्पन्न होता है, और भ्रम समाप्त हुआ तो वो रजत भी नहीं समाप्त हो गया। जैसे स्वप्न में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं की सत्ता जब तक स्वप्न है तभी तक, जब जागृत में आ जाते हैं तो उसका कोई सत्ता ही नहीं। तो इस तरह अनिर्वचनीय रजत भ्रम समय में केवल हुआ, उसको देखा, ऐसा कहते हैं। यह अनिर्वचनीय ख्याति है, यह प्राचीन ख्याति पंचक ऐसा कहे जाते हैं। नैयायिकों का भी तो ठीक है, नैयायिकों का भी ठीक है, सबका ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब ठीक ही है। लेकिन यहाँ पर अनिर्वचनीय रजत की सिद्धि जो है, इस पर सब लोग आक्षेप उठा देते हैं। यहाँ वेदांत ग्रंथ है यह, तो वेदांत शास्त्र का प्रकरण होने के कारण इस ग्रंथ में अनिर्वचनीय ख्याति का समर्थन करना चाहिए, यह जो वेदांति का मत है। तो इस पर जो दूसरे लोग प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न का अभी समाधान करना है, इसलिए यहाँ पूर्व पक्ष उठा रहे हैं ग्रंथ का। इसके अलावा तीन और तीन है, वो ऐसा है सत्ख्याति। सत्ख्याति यह विशिष्टाद्वैतियों का है। वो ऐसा मानते हैं, यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेदविदाम मतम। ऐसा रामानुजाचार्य अपने श्री भाष्य में अपने पूर्व आचार्यों का वाक्य उल्लेख करके कहे हैं, और प्राभाकर के समान आख्याति नहीं है, किंतु वो ऐसा कहते हैं, सभी पदार्थों में सभी पदार्थ मिले हुए हैं। अब यह शुक्ति जो सामने पदार्थ है, उस शुक्ति पदार्थ में रजत के कण मिश्रित है। तो मिश्रित होने पर भी सर्वदा नहीं दिखते। इसका क्या कारण है? शुक्तियों का जो अवयव है वो ज्यादा है, अधिकांश है। तो अधिकांश होने से उसको देखने के कारण यह अभिभूत हो जाता है और नहीं दिखता है। अच्छा, भ्रम काल में कैसे दिखता है? भ्रम काल में दोष जो है उस शुक्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर देता है, तो शुक्ति अंश का वहां भान नहीं होता, तो वहां पर जो अवशिष्ट है रजत के अवयव वो दिख जाते हैं। तो इस तरह उनकी ख्याति है। तो वास्तव है, तो शुक्ति में रजत की सत्ता वस्तुतः है, तो यहाँ कोई भ्रम नहीं है। ऐसा यह सब ख्याति रामानुजियों की ख्याति है। एक हो गया। अब इसके बाद सदसत ख्याति ऐसा एक है। सदसत ख्याति ही बाधा बाधाभ्याम, ऐसा अभी उपलब्ध सांख्य सूत्र में है। ओह, हाँ,
उपलब्ध सांख्य सूत्र में, वो दृश्यमान उस रजत को सत और असत उभयात्मक मानते हैं। एक रूप से वह सत है, दूसरे रूप से असत है, ऐसा सदसत ख्याति को वह मान रहे हैं। और मध्वाचार्य जो हैं उनकी ख्याति भी विलक्षण है। वो कहते हैं अभिनव अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति किंतु अभिनव अन्यथा ख्याति। नैयायिकों के अन्यथा ख्याति में दृश्यमान रजत कहीं दूसरी जगह पर था और वह रजत यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है ऐसा दिखता है, यही अन्यथा भान है। तो इनके मत में, मध्वाचार्य के मत में, दृश्य हुआ जो रजत वो कहीं भी नहीं, वह असत है। असत होकर भी वह सद रूप में दिख रहा है, अभिनव रूप में। हाँ, अभिनव, यहाँ विद्यमान है, विद्यमान रूप में, वास्तव में कहीं भी विद्यमान नहीं, असत है, शशशृंग और उसका कोई भेद नहीं, कहीं भी अविद्यमान होने पर भी दिखता है विद्यमान के रूप में। तो इसको अभिनव अन्यथा ख्याति, नैयायिकों की अन्यथा ख्याति में वो विद्यमान है, दूसरी जगह पर है, दूसरी जगह पर जो है वह यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है ऐसा पता दिखता है। यह अन्यथा ख्यातियों में भेद है। अभी तक 8 अन्यथा ख्याति प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अख्यातिवाद और सत्ख्यातिवाद जो भ्रम को नहीं मानता, उस वाद को हम अभी दूर कर दे सकते हैं, क्योंकि वह सामान्य व्यवहार के विरुद्ध है। व्यवहार में भ्रमात्मक प्रमात्मक ज्ञान ऐसा प्रसिद्ध है। लोग जो ऐसा देखता है उसको हम कहते हैं इसको भ्रम है, भ्रम हुआ है। तो भ्रमात्मक ज्ञान भी यदि प्रमा है तो भ्रम प्रमा ऐसा कोई विभाग संभव नहीं। फिर लोक में हम भ्रम और प्रमा का विभाग कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं, उसके बाद जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति में संवाद और विसंवाद को देख करके प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति का कारण जो ज्ञान है उसका भ्रमत्व अथवा प्रमात्व निश्चित होता है। तो प्रवृत्ति में संवाद और विसंवाद यह क्या चीज है? हमने चांदी को देखा तो चांदी लेने की प्रवृत्ति हुई, तो वहां जाने के बाद चांदी ही यदि मिला तो यहाँ ज्ञान और प्रवृत्ति दोनों का संवाद हुआ, विसंवाद नहीं। ज्ञान ने भी यही बताया था वह चांदी है, प्रवृत्ति ने भी उसी को स्थिर कर दिया चांदी ही है। तो ज्ञान और प्रवृत्ति दोनों का एक विषय बन जाना सफल प्रवृत्ति, हाँ, यह सफल प्रवृत्ति, यह संवाद कहते हैं। और रजत को देखा जाता है, वहां नहीं मिल रहा है, वहां शुक्ति ही है, तो तब क्या हुआ? इस विषम हो गया, माने विषय भेद हो गया। तो ज्ञान तो बताया वहां पर रजत है, लेकिन प्रवृत्ति होने पर वहां रजत नहीं मिल रहा है, वहां शुक्ति ही है। तो इस तरह ज्ञान और प्रवृत्ति दोनों में विसंवाद हो गया, एक समान विषय नहीं बने। तो जहां पर विसंवाद प्रवृत्ति होती है तो वहां पर हम ज्ञान को भ्रम मानते हैं। दूर से देखते हैं तो एक तरह दिखता है, पास में जाते हैं तो बदल जाता है, ऐसा नहीं है, पता चलता है। तब क्या है? वह ज्ञान भ्रम है, क्योंकि विसंवादी प्रवृत्ति। तो इस तरह लौकिक व्यवहार के आधार पर विसंवादी प्रवृत्ति का कारणीभूत जो ज्ञान है उसको हम भ्रम कहते हैं। तो भ्रमात्मक ज्ञान अवश्य ही सिद्ध होता है। यह नहीं कह पाएंगे कि भ्रमात्मक ज्ञान इस लोक में होता ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है भ्रमात्मक ज्ञान, किंतु उस भ्रमात्मक ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय है, इसमें क्या प्रमाण? यह प्रश्न करता है। विसंवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि, भ्रांति ज्ञान तो सिद्ध हो सकता है, हो जाता है, किंतु तस्य, उस भ्रांति ज्ञान का जो विषय है वह प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषय है। इसमें क्या प्रमाण? इसका क्या प्रमाण? आप प्रातिभाषिक अनिर्वचनीय पदार्थ के बारे में क्या कहते हैं? वह तत्काल उत्पन्न हुआ, वह प्रातिभाषिक सत्ता वाला है, अनिर्वचनीय है,
ये कैसे पता चला? अभी तक जिसको भ्रम हुआ और बाद में वो भ्रम चला गया, तो उससे आप पूछिए, आप भ्रम के समय में जिस चांदी को देखे वह चांदी वहां पर उत्पन्न हुआ क्या? नहीं। रज्जु में सर्प को देख करके डर गया था, बाद में पता चला वो सर्प नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे, जब वो उस सर्प के रूप में दिखा तो वो सर्प वहां उत्पन्न हुआ था? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो वहां पर एक सर्प उत्पन्न हो गया, नया सर्प, प्रातिभाषिक सर्प उत्पन्न हुआ। इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण कुछ नहीं दिखता है। हाँ, तो कैसे दिखा? तो नैयायिक की प्रक्रिया को आप यहाँ रखिए, तब सब ठीक हो जाएगा। सर्प दूसरी जगह में है, तो उसका संस्कार से स्मरण हुआ, तो वही सर्प यहाँ दिखा। तो वो तो है, विद्यमान सर्प है, तो यहाँ नया उत्पन्न सर्प नहीं है। देशांतरीय रजतस्य क्लिप्तस्यैव तद विषयत्व संभवा। देशांतर में स्थित जो रजत है वही इस भ्रम में भासित हो रहा है। ऐसा कहने पर हमारी कल्पना में लाघव है, नहीं तो एक नूतन पदार्थ उत्पन्न करने की सामग्री सबकी कल्पना करनी पड़ेगी, और कौन उत्पन्न करेगा वो बहुत कठिन है। तो कल्पना गौरव है, तो यह ठीक नहीं। इति चेत क्लिप्त का क्लिप्त माने सिद्ध पहले से, अभी कल्पनीय नहीं, नया कल्पना करने की अपेक्षा नहीं है, ये पहले से है, सिद्ध है। क्लिप्त का अर्थ सिद्ध, तो पहले से सिद्ध जो रजत है वही यहाँ दिख जाएगा। तब वेदांती इस आक्षेप का समाधान करता है, आपने जो कहा दूर स्थित रजत यहाँ दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तस्य असन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष विषयत्व आयोगा। हम प्रत्यक्ष किसको देख सकते हैं? जो सन्निकृष्ट है, अपने इंद्रिय के साथ जो संबंध है उसी को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब कहीं पर विद्यमान रजत के साथ अपने इंद्रिय का कैसे संबंध होगा? बिना संबंध का यदि इंद्रिय ज्ञान कराएगा तो यहीं रह करके हम पूरे संसार को देख सकेंगे। संबंध की अपेक्षा नहीं, ऐसा तो होता नहीं। तो देशांतर में स्थित उस वस्तु को हम यहाँ से कैसे देख सकते हैं, वह यहाँ पर कैसे दिख सकता है? यदि दोष बलात् ऐसा कहेगा, दोष की महिमा से, तो दोष की महिमा से तो यह सर्वज्ञ बन सकता है। यदि इसका इंद्रिय दुष्ट है तो दूरस्थित पदार्थ को भी यहीं से देख सकता है, तो रजत को क्या पूरे संसार को देख सकेगा। तो दोष नहीं, गुण हो जाएगा। तो इस तरह असन्निकृष्ट होने से देशांतर स्थित रजत का यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अब नैयायिक कहता है असन्निकृष्ट ऐसा मत कहिए। यहाँ भी एक सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष का अर्थ जो विषय भासित हो रहा है उसका और इंद्रिय का दोनों का संबंध, इसको हम सन्निकर्ष कहते हैं। इंद्रिय अपने संबद्ध विषय को ही भासित करता है, यह नियम है। देशांतर स्थित रजत और अपना इंद्रिय, इन दोनों में क्या संबंध है? तो यह कहता है ज्ञान स्वरूप संबंध है। कैसे ज्ञान स्वरूप संबंध है? जब इसने पूर्ववर्ती पदार्थ को देखा तो उसमें वो चमकीलापन दिखा, तो ये साधारण धर्म है। जहाँ कहीं सादृश्य को देखते हैं तो झट से संस्कार उद्बुद्ध हो करके दूसरे पदार्थ का स्मरण हो जाता है। गो के समान गवय है, तो गवय में हम गो के सादृश्य को देखते हैं तो झट से गो की स्मृति हो जाती है। तो कैसे वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। तो इस तरह जब वो चाकचिक्य को सामने देखा तो चाकचिक्य उसमें भी है, वो भी चांदी भी चमकीला होता है, तो उसका स्मरण हो गया संस्कार उद्बुद्ध हो करके। तो जब चांदी का स्मरण अभी है तो यह स्मरण इंद्रिय भी अभी है, इंद्रिय है, चांदी का स्मरण है, उस स्मरण का विषय चांदी है। अब तीनों को एक रेखा में रखिए,
ज्ञान द्वारा